Hello everyone, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 11 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले, इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले, साथ ही बैंकिंग रिलेटेड जो न्यूज़ होती है, इसके अलावा खेल समाचार अर्थात स्पोर्ट्स न्यूज़, पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़ अर्थात समाचार में अगर कोई व्यक्तित्व होता है तो उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं ताकि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता रहे और उनका रिवीजन होता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट है सागर कवच। तो सागर कवच क्या है? सागर कवच एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी अर्थात भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड अर्थात भारतीय तटरक्षक और इसके साथ में यहाँ से संबंधित जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हितधारक हैं केरल के तट की तटीय सुरक्षा से संबंधित, उनके बीच में हो रही है। आपको ध्यान रखना है कि ये 2 डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है अर्थात ये 2 दिन की तटीय सुरक्षा से संबंधित अभ्यास है। अभी इसे कंडक्ट किया गया है केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय स्थानों पर, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये हाफ ईयरली एक्सरसाइज है अर्थात ये अर्धवार्षिक अभ्यास है अर्थात ये साल में 2 बार होता है और इस अभ्यास का ऑब्जेक्टिव अर्थात उद्देश्य ये है कि कोस्टल सिक्योरिटी से संबंधित जो मैकेनिज्म है, तटीय सुरक्षा से संबंधित जो तंत्र है और साथ ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अर्थात मानक संचालन प्रक्रियाएं जो हैं उनके संबंध में जांच की जाए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है सागर कवच एक्सरसाइज इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और इससे रिलेटेड जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ में मिलकर कर रहे हैं। अगर आपको इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री का नाम दे दिया जाता है, मान लीजिए बांग्लादेश या श्रीलंका, तो आपको ध्यान रखना है कि ये भारत की इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड और इस प्रकार के अन्य स्टेक होल्डर जो हैं उनके बीच की एक्सरसाइज है। इसके बाद में इस एक्सरसाइज में और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स की हमने बात करी, हितधारकों की हमने बात करी, उसमें है कोस्टल पुलिस, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोचीन पोर्ट, फिशरी डिपार्टमेंट, कस्टम, मरीन एनफोर्समेंट विंग, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात IB, लाइट हाउस डिपार्टमेंट, फिशरमैन कम्युनिटी। तो इन सभी ने मिलकर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। इस एक्सरसाइज में कुल 20 शिप्स थी जो कि इंडियन नेवी की थी और कोस्ट गार्ड की थी। इसके साथ ही 50 पेट्रोलिंग क्राफ्ट थे, 50 पेट्रोलिंग व्हीकल थे जो कि विभिन्न सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा संचालित किए गए थे। इन सभी ने भाग लिया। अब हम इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो भारत में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमायरल करणबीर सिंह। इसके अलावा भारत के डिफेंस मिनिस्टर अर्थात रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह। अगला है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है? भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कौन है? तो ये है महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन। इसके बाद में हमारी अगली न्यूज़ है ज्ञान सर्कल वेंचर्स से लेकर। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है रमेश पोखरियाल, इन्होंने ज्ञान सर्कल वेंचर को इनोग्रेट किया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। ये ज्ञान सर्विस वेंचर जो है इसे फंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे वित्त पोषित किया गया है और ये एक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है? इंक्यूबेटर वो कंपनी होती है जिनके द्वारा जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है अर्थात ये टेक्नोलॉजी से संबंधित जो स्टार्टअप है उनको सपोर्ट करेगा। इसे डेवलप किया है IIIT ने अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश ने। ये फंक्शन करेगा टाइट 2.0 के अंदर। टाइट 2.0 क्या है? टेक्निकल इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो इसके अंदर ये काम करेगा। ये जो वेंचर है ये युवा दिमाग को, जो यूथ माइंड होता है, उसको एंगेज करेगा ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत काम कर सके। ब्लॉकचेन, साइबर फिजिकल सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, रोबोटिक, इस तरीके की जो उभरती तकनीक है उनका उपयोग कर सके और उनका उपयोग करने में प्रोत्साहित हो। इसके अलावा ये जो ज्ञान सर्कल वेंचर है ये एक हब होगा इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए और ये
इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और साथ ही ये मेंटरिंग भी प्रोवाइड करेगा। तो अभी हमने देखा कि ये जो ज्ञान सर्कल वेंचर है ये आएगा टाइड 2.0 के अंदर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि टाइड 2.0 क्या है। टाइड 2.0 अर्थात टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये एक स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया था टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए और फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए इंक्यूबेटर्स को, ताकि वो इस प्रकार के जो स्टार्टअप है उनको एंगेज कर सके। मतलब टाइड 2.0 एक स्कीम है जो लाई गई थी जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप है, टेक्निकल स्टार्टअप है उनको प्रमोट करने के लिए। और इसे प्रमोट करने के लिए क्या किया, जो इंक्यूबेटर्स हैं उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया गया ताकि ये इंक्यूबेटर इस तरीके के स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सके। इंक्यूबेटर का मतलब अभी हमने समझा था। तो ये जो स्टार्टअप होंगे ये प्राइमरीली एंगेज होंगे टेक्नोलॉजीज में। टेक्नोलॉजी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, रोबोटिक्स में, इन सब में जो स्टार्टअप एंगेज होंगे उनके लिए इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए 51 इंक्यूबेटर्स को एम्पावर किया जाएगा, सशक्त किया जाएगा और 5 वर्ष की अवधि में लगभग 2000 टेक्निकल स्टार्टअप जो है, टेक स्टार्टअप जो है, उनके लिए इसे लागू किया जाएगा। तो हमने देखा कि टाइड 2.0 में इंक्यूबेटर्स को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि टेक्निकल स्टार्टअप्स जो हैं वो आगे बढ़ सके और इसी के अंदर ये ज्ञान सर्किल वेंचर लाया गया है जो कि एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर की तरह कार्य करेगा। इसके बाद में हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है उत्तराखंड राज्य की, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। इनके द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है और इसे लॉन्च किया है देहरादून के एक ऑडिटोरियम में जिसका नाम है वीर चंद्र सिंह गरवाली ऑडिटोरियम। अगर हम इस योजना की बारे में बात करें तो ये योजना हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। सौर से आप समझ गए कि ये रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है और स्वरोजगार से आप समझ गए कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। तो ये स्कीम का एम है, इसका उद्देश्य है युवाओं में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अर्थात स्वरोजगार को प्रमोट करना और इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन को, ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को प्रमोट करना। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि मुख्य रूप से युवाओं को अर्थात यूथ को और जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनको शामिल किया जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से वो लोग हैं जो कोविड-19 महामारी के चलते जो लॉकडाउन चला और जो अर्थव्यवस्था के विचलित होने के कारण कई लोग अपने घर वापस आ गए, कई लोगों की जॉब छूट गई। तो अब जब ये जो माइग्रेंट वर्कर्स देश के विभिन्न स्थानों से वापस अपने स्थान पर आए हैं तो वहां पर इनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। ये सोलर प्लांट क्या होंगे, तो इसमें कुल 10,000 यूथ या फिर माइग्रेंट वर्कर जो हैं इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में। इसमें जो बेनिफिशियरी है, मतलब जिसके भी द्वारा इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाता है और जो इसका बेनिफिट ले पाता है, उनको सोलर प्लांट अलोकेट किए जाएंगे इस तरीके के। और ये सोलर प्लांट प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे लगभग 25 किलोवाट के। इस 25 किलोवाट के सोलर प्लांट को इन व्यक्तियों के द्वारा लगाया जाएगा और इससे जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो विद्युत का उत्पादन होता है, वो लगभग 38,000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर एनम होगी। अर्थात प्रति वर्ष 38,000 यूनिट बिजली का उत्पादन इन सोलर प्लांट्स के द्वारा किया जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है, इसे उत्तराखंड का जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा 25 वर्षों तक खरीदा जाएगा। मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के द्वारा इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है, तो उसे इस तरीके के प्लांट लगाने की सुविधा दी जाएगी जो 38,000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति वर्ष उत्पादित करेंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के द्वारा 25 वर्षों तक हर साल खरीदा जाएगा। इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि इसका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होगा, को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कितना खर्चा करना होगा, तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा इस स्कीम के अंदर, उसमें से 70% जो होगा टोटल
कॉस्ट का प्लांट को सेटअप करने के लिए वो स्टेट या फिर कॉर्पोरेटिव बैंक से वो व्यक्ति ले सकेगा लोन के तौर पर। ये जो स्टेट बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं इनसे ये लोन ले सकेगा 70%, और इसके अलावा जो 30% बचेगा इन्वेस्टमेंट, वो जो संबंधित लाभार्थी है, जैसे यहाँ पर हम एक ही बात कर रहे हैं, तो वो इसे मार्जिन मनी के रूप में वित्त पोषित करेगा, उतना उसे खुद देना पड़ेगा मार्जिन मनी के रूप में। इसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कि ये स्कीम उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री है, हमने अभी देखा ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके बाद में उत्तराखंड की कैपिटल अर्थात राजधानी है, तो उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी अर्थात विंटर कैपिटल है देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी अर्थात समर कैपिटल है गैरसेन। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड की समर कैपिटल और विंटर कैपिटल अलग अलग है। इसके बाद में हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स अर्थात राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। तो कई बार आपसे एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस राज्य का है। तो हम यहाँ पर उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उद्यान जो है वो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस स्थान का नाम स्वतंत्रता के बाद में रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था, लेकिन इसे वापस से 1957 में परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट, जो कि एक महान प्रकृति प्रेमी थे, उनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। इसके साथ ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1973 में 1 नवंबर 1973 को इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है गोविंद नेशनल पार्क, ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। 2 पार्क आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क और इसके बाद में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूनेस्को के द्वारा इन 2 नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत रखा गया है। ये जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क अर्थात फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर पुष्पावती नदी बहती है जो कि कामेत पर्वत से निकलती है, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण ये है कि यहाँ पर हजारों किस्म के पुष्प हैं और कई दुर्लभ जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी ध्यान रखना है, उत्तराखंड में है। इसके बाद में गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। इसके बाद में अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। इसमें हम बात करेंगे के उषा की। के उषा का हाल ही में निधन हो गया है। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थी केरला हाई कोर्ट की। आपको ध्यान रखना है कि ये केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति थी। आपको के उषा के लिए ध्यान रखना है कि इनका संबंध जुडिशरी से था। अब के उषा जो है वो जुडिशरी की फील्ड में इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है? बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द हाई कोर्ट जुडिशरी फ्रॉम द बार। ये बार से उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने वाली पहली महिला थी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये उच्च न्यायालय न्यायपालिका में बार से शामिल होने वाली पहली महिला थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि हाई कोर्ट में पहली चीफ जस्टिस कौन थी, तो वो थी श्रीमती लीला सेठ। श्रीमती लीला सेठ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनने वाली पहली महिला थी। और वहीं पे के उषा जो है वो बार से उच्च न्यायालय न्यायपालिका जो है उसमें शामिल होने वाली पहली महिला थी। इसके बाद में ये केरल उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बन गई थी। तो ये आपको यहाँ पर इनके बारे में ध्यान रखना है। महिलाओं के संबंध में सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर जो कन्वेंशन हुई थी संयुक्त राष्ट्र की, उसमें ये भारत की प्रतिनिधि थी। तो ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। अब हमने देखा कि ये हाईकोर्ट की, केरला हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी। तो यहाँ पर हम हाईकोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? तो ये है 25।
इसके बाद में भारत में किस उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम वो न्यायालय है जहां पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। और इसके अलावा अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो भी इलाहाबाद ही है। इलाहाबाद ही भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय होगा। इसके अलावा एक चीज पूछी जा सकती है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है। जैसे किसी एक राज्य का उच्च न्यायालय है, जैसे कि मान लीजिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इनका उच्च न्यायालय जो है वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो अंडमान और निकोबार तक है। तो इस प्रकार के क्षेत्राधिकार को घटाने और बढ़ाने का अधिकार है भारतीय संसद के पास में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है, तो वो आयु है 65 साल तक। 65 ईयर तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। इसके अलावा हमने अभी देखा कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, ये थी श्रीमती लीला सेठ। इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने के लिए अधिकार किसको है, तो ये अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है। तो हाईकोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने देखे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। तो इसमें हमारी न्यूज है HDFC बैंक अनाउंस्ड अ टाई अप विद अपोलो हॉस्पिटल। HDFC बैंक ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ में एक टाई अप अनाउंस किया है। तो ये टाई अप क्या है, HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल ने एक टाई अप अनाउंस किया है जिससे कि HDFC बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो अनसिक्योर्ड लोन ले सकेंगे 40 लाख रुपए तक का। किस लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस को चुकाने के लिए। ये जो हेल्थ केयर चेन है अपोलो की यहाँ पर, अर्थात HDFC बैंक ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ में एक गठजोड़ की घोषणा की है जिसके माध्यम से HDFC के जो ग्राहक हैं वो स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला में ये जो अपोलो हॉस्पिटल की हेल्थ केयर चेन है यहाँ पर अगर उनके द्वारा किसी भी तरीके का चिकित्सा खर्च किया जाता है तो उसके भुगतान के लिए वो 40 लाख रुपए तक का असुरक्षित ऋण का लाभ उठा सकेंगे। यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो लोन दिया जाएगा ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली दे दिया जाएगा। जब ऋण की आवश्यकता होगी तब ऋण जो है वो लगभग तुरंत दे दिया जाएगा। और इसमें जो पेशेंट है, जो अगर वो HDFC बैंक के कस्टमर है तो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर ये बोला गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, स्वास्थ्य बीमा जो होता है वो आवश्यक है और वो कई व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है। हालांकि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसमें कैशलेस सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, लेकिन ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये सभी पहलुओं को कवर नहीं करता है। सभी बीमारियां इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती है। जैसे कोविड-19 के बारे में हमने देखा, कोविड-19 जो है पहले कोई बीमारी ही नहीं थी तो ऑब्वियसली वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर भी नहीं थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उसके कारण, कोविड-19 के कारण लोगों को हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने पड़ रहे हैं। इसलिए इस तरीके का जो टाई अप है उससे मदद मिलेगी पेशेंट्स को अगर उन्हें अचानक किसी लोन की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही ये बोला गया है कि अपोलो ने द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम चालू किया था इस साल। वो प्रोग्राम चालू किया था टू टेक केयर ऑफ मल्टीपल डिजीजेज एंड अलाइनमेंट। कई बीमारियों की देखभाल करने के लिए इस साल की शुरुआत में अपोलो ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। और अब HDFC बैंक के जो भी कस्टमर HDFC और अपोलो का जो टाई अप हुआ है उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे वो इसी स्कीम के अंदर आएंगे और उनको इसी स्कीम के अंदर लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम HDFC बैंक के बारे में बात करें तो HDFC बैंक के CEO आपको पता होना चाहिए। HDFC बैंक के अभी CEO हैं आदित्य पुरी। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि HDFC बैंक के CEO जो हैं वो जल्द ही परिवर्तित होने वाले हैं। ये आदित्य पुरी जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं और इसके बाद इनका स्थान लेंगे शशिधर जगदीशन। इसके अलावा HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बुक्स और अवार्ड्स, अर्थात पुस्तकें और पुरस्कार। इस सेक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे यूके की जो क्वीन है उनके द्वारा एक ऑनर लिस्ट निकाली गई है जो कि हर वर्ष उनके द्वारा अपने बर्थडे पर निकाली जाती है। लेकिन
इस समय वो थोड़ा लेट निकाली गई है और उसमें कोविड-19 महामारी के समय में जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्हें भी शामिल किया गया है। तो ये जो लिस्ट निकाली है ये क्वीन के द्वारा, यूके की क्वीन के द्वारा अपने बर्थडे पर एक ऑनर लिस्ट निकाली जाती है। तो अभी ऑनर लिस्ट ऑफ 2020 निकाली गई है। इस ऑनर लिस्ट ऑफ 2020 में रिकॉग्नाइज किया गया है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रिटिश सोसाइटी और उन लोगों को सम्मानित किया गया है। इसमें 20 ब्रिटिश सिख हैं, उन्हें ऑनर किया गया है। इसमें हम अगर देखें कि किन किन लोगों को ऑनर किया गया है, कुछ महत्वपूर्ण लोगों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें एक इंडियन ओरिजिन के बिलियनर ब्रदर हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही स्किपिंग सिख के नाम से जाने जाने वाले ये व्यक्ति हैं, इन्हें सम्मानित किया है। और इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक एकेडमिक हैं, उन्हें सम्मानित किया है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इस लिस्ट के अंदर टोटल 1495 ऑनर दिए गए हैं, जिसमें से ये बोला गया है कि 13% अर्थात 13% इसमें जो रिसिप्टेंट है, जो प्राप्तकर्ता है, वो बेम बैकग्राउंड से है। बेम बैकग्राउंड, BAME बैकग्राउंड का मतलब होता है कि या तो वो ब्लैक हैं, या फिर वो एशियन है, या फिर माइनॉरिटी से रिलेटेड है, एथनिक है। तो ये जो लिस्ट निकाली गई है इसे मोस्ट एथिकली डाइवर्स ऑनर बोला गया है। ये बोला गया है कि ये लिस्ट जो है वो अभी तक की सबसे अधिक जातीय रूप से विविध सम्मान देने वाली सूची है। यहाँ पर हमने ये देखा कि स्किपिंग सिख हैं, इन्हें ऑनर किया गया है। तो इन्हें ऑनर दिया गया है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। स्किपिंग सिख किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह हरजाल को। राजेंद्र सिंह हरजाल जो कि 73 ईयर के हैं, इन्हें स्किपिंग सिख के नाम से जाना जाता है। इन्हें ऑनर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 के समय में इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी है और साथ ही में इन्होंने जो इनकी उम्र के सिख हैं, इनकी उम्र के लोग हैं, उनको प्रोत्साहित किया अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर और एक्सरसाइज करने के लिए। और कोविड-19 के समय में इनने अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड और स्वास्थ्य से रिलेटेड कई वीडियो ऑनलाइन जारी किए थे। इसके साथ ही यहाँ पर ऑनर दिया गया है यदविंद्र सिंह मालही को। यदविंद्र सिंह मालही प्रोफेसर हैं इकोसिस्टम साइंसेज के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, और इन्हें सम्मानित किया गया है क्योंकि इनके द्वारा एक स्टडी की गई, एक स्टडी पर वर्क किया गया, जिस स्टडी में उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोलॉजी है, वो शिफ्ट हो सकती है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक चेंज के रिस्पॉन्स में। इसका क्या मतलब है? अभी हमारा नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? अगर हम भारत में बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम ये है कि दिसंबर में सर्दी ही पड़ती है, लेकिन इनके द्वारा ये बोला गया है कि ऐसा हो सकता है कि अभी जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, अभी जो वैश्विक वायुमंडलीय परिवर्तन हो रहा है, उसके जवाब में जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है वो बदले। ऐसा होने लग जाए कि दिसंबर में सर्दी की जगह गर्मी पड़ने लग जाए। तो इस तरीके के चेंज हो सकते हैं। ये अपनी स्टडी में यदविंद्र सिंह मालही ने बताया था, जिसे देखते हुए इन्हें अवार्ड दिया गया कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर CBE का। इसके अलावा मनजीत कौर गिल को अवार्ड दिया गया MBE का। मनजीत कौर गिल के द्वारा चैरिटी बिंटी की शुरुआत की गई थी। चैरिटी बिंटी है वुमेन्स को ऑल अराउंड द वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डिग्निटी प्रोवाइड करने के लिए, अर्थात पूरे विश्व में महिलाओं को मासिक धर्म के संबंध में गौरव प्रदान करने के लिए चैरिटी बिंटी की शुरुआत की गई थी मनजीत कौर गिल के द्वारा। इसके बाद में अभी हमने देखा बिलियनियर ब्रदर्स जिन्हें सम्मानित किया गया, तो ये है वो बिलियनियर ब्रदर। ये हैं जुबेन और मोहसिन ईसा। इन्हें ईसा ब्रदर्स भी कहा जाता है। ये रिसेंटली हेडलाइन में थे क्योंकि इनके द्वारा यूके के सुपरमार्केट चेन है एस्डा, उसका मल्टी मिलियन पाउंड एक्विजिशन किया गया। और इसके साथ ही इन्हें सम्मानित किया गया है CBE से क्योंकि इनके द्वारा जो बिजनेस के क्षेत्र में, जो व्यापार के क्षेत्र में सर्विस दी गई और चैरिटी के क्षेत्र में इनके द्वारा जो काम किया गया उसे लेकर। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में देखा जिन्हें कि इस ऑनर लिस्ट 2020 के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स न्यूज अर्थात खेल समाचार। यहाँ पर हम बात करेंगे एक ब्रांड है ट्रांसफॉर्म, उसके बारे में। चेतन आनंद वॉज नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म याद रखना है आपको कि ये बैडमिंटन से संबंधित ब्रांड है और ये भारत की पहली फर्स्ट एवर
होम ग्रोन प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा काफ़ी जोर दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसी के चलते जो बैडमिंटन खेल का क्षेत्र है उसके लिए पहली भारत की एक होम ग्रोन प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड लाई गई है, ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि बैडमिंटन खेल में जो उपकरण की आवश्यकता होगी वो सभी भारत में बनाए जाएंगे। और इसके चलते ये जो ट्रांसफॉर्म ब्रांड है ये उम्मीद कर रही है कि ये एक गो टू ब्रांड हो जाएगी एथलीट्स जो हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी जो हैं, उनके लिए रैकेट लेने के लिए। अभी ये जो रैकेट है इनका आयात किया जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म ब्रांड के द्वारा ये उम्मीद की जा रही है कि इनके द्वारा इतनी अच्छी क्वालिटी के जो रैकेट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे कि ये सभी के लिए गो टू ब्रांड बन जाए। इसके अलावा यहाँ पर देखा कि चेतन आनंद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चेतन आनंद कौन है? तो चेतन आनंद कॉमनवेल्थ गेम के मेडलिस्ट शटलर हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉमनवेल्थ गेम के मेडलिस्ट शटलर हैं चेतन आनंद। इनका संबंध है बैडमिंटन से और इन्हें ट्रांसफॉर्म ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा पहली बार है कि एक इंडियन कंपनी वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन रैकेट को मैन्युफैक्चर करेगी और इसके साथ ही इसकी जो दूसरी एसेसरीज है उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। साथ ही इसे एक अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि अभी जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है स्पोर्ट्स और फिटनेस की वो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन इनके द्वारा एक अफोर्डेबल प्राइस में इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा जो एथलीट्स हैं उनके लिए और जो फिटनेस एंथुसियास्ट हैं उनके लिए। इसके साथ ही ये जो इनिशिएटिव है ट्रांसफॉर्म नाम की होम ग्रोन ब्रांड का, ये इनिशिएटिव को प्रमोट किया जा रहा है विक्की स्पोर्ट्स के द्वारा। ये जो विक्की स्पोर्ट्स है ये इंडिया का टॉप थर्ड स्पोर्ट्स ब्रांड है और इसके द्वारा ये ट्रांसफॉर्म इनिशिएटिव को प्रमोट किया जा रहा है। हम यहाँ पर विक्की स्पोर्ट्स की बात करें तो विक्की स्पोर्ट्स की अपनी खुद की एक मास अपील है और साथ ही ये स्पोर्ट्स के जो गुड्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स के सामान होते हैं, उनका मैन्युफैक्चर करने में स्पेशलिस्ट है 1978 से। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इम्पॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स की। तो आज अर्थात 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल मनाया जाता है। तो आज है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस दिन प्रतिवर्ष यूनिसेफ के द्वारा एक एनुअल कैंपेन लॉन्च किया जाता है। यूनिसेफ ये एनुअल कैंपेन जो है वो प्रतिवर्ष इसलिए लॉन्च करता है ताकि इन लड़कियों की आवाज़ों को बुलंद कर सके और इन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा कर सके। तो अगर हम इस वर्ष की थीम की बात करें, 2020 की थीम की बात करें, तो इस साल की थीम है माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स के अवसर पर फिल्म डिवीजन अर्थात फिल्म विभाग के द्वारा कुछ सेलेक्टेड एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उसे शोकेस किया जाएगा। इसे स्ट्रीम किया जाएगा www.filmsdivision.org पर और इसके साथ ही इनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर। अगर हम इन फिल्मों की बात करें कि ये कौन कौन सी होगी, तो इसमें चिमकुली ये एक एनिमेशन फिल्म है। चिमुकली सेव द गर्ल चाइल्ड ये 3 मिनट की पिक्चर है। इसके अलावा ये कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है। एजुकेशन ओनली हर फ्यूचर ये 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। प्रतिभा ये 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जो कि हिंदी भाषा में है। उसके बाद कुलदीपक ये 60 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जो कि हिंदी भाषा में है। माय फेरी माय स्ट्रेंथ ये 39 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। रोशनी ये 58 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जो हिंदी में है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन फिल्म को फिल्म डिवीजन के द्वारा दिखाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के दिवस पर। इस तरीके की फिल्म की स्क्रीनिंग है वो भी लड़कियों की जो आवाज़ है, गर्ल्स की जो वॉइस है उसको बढ़ाएगी और उनका जो शोषण होता है उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाएगी और उनको अवेयर करेगी इस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ ही हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन खत्म होता है और अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। तो आज हम चर्चा करेंगे जैनिज्म अर्थात जैन धर्म के बारे में। आपको ध्यान है कुछ दिनों पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में भी चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक थे वर्धमान महावीर।
वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, जो कि बिहार में स्थित है। इसके अलावा वर्धमान महावीर के पिता का नाम था किंग सिद्धार्था और इनकी माता का नाम था क्वीन त्रिशाला। जैन धर्म के अंतर्गत आपने सुना होगा कि कुछ तीर्थंकर कहे जाते हैं। बोला जाता है कि महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तो तीर्थंकर एक उदारकर्ता हैं जिनने जीवन के पुनर्जन्म की धारा को पार करके सफलता प्राप्त कर ली है, और वो इसी चीज को दूसरों को संक्षेप में बताते हैं और ये बताते हैं कि किस मार्ग का अनुसरण करने से हम पुनर्जन्म की जो धारा है उसको पार कर सकते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ। तो ये जो ऋषभ हैं ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और इन्हें रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म बोला जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। लेकिन वहीं पर जो महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इसके साथ ही पार्श्व जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन शब्द की बात करें तो जैन शब्द आया है जीना से। जीना का मतलब होता है द कॉन्करर अर्थात विजेता। इसके साथ ही आपके लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि महावीर जो थे उनके द्वारा अपना पहला सरमन, अपना पहला उपदेश दिया गया था माउंट विपुल में, जो कि राजगृह में है। तो पूछ लिया जाता है महावीर स्वामी के द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? तो वो दिया गया था राजगृह में। और इनके द्वारा ये जो पहला उपदेश दिया गया था इसे कहा जाता है दिव्य ध्वनि। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके द्वारा अपनी मृत्यु से पहले जैन धर्म को ग्रहण कर लिया गया था। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है। अशोका जो थे वो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के और चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे जैन धर्म के। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस धर्म से था, तो उनका संबंध जैन धर्म से था और अशोका का संबंध जैन बौद्ध धर्म से था। इसके अलावा जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर ये दो मेन सेक्ट होते हैं। ये दो मुख्य समुदाय हैं। इसमें श्वेतांबर वो समुदाय है जिनके द्वारा सफेद कपड़े पहने जाते हैं, व्हाइट क्लोथ्स पहने जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर श्वेतांबर देखें तो श्वेत का मतलब होता है सफेद और अंबर का मतलब होता है कपड़े। तो सफेद कपड़े पहनने वाले जो संप्रदाय है वो श्वेतांबर कहलाता है। और दिगंबर बोला जाता है उनको जिनके द्वारा कोई कपड़े नहीं पहने जाते हैं। तो यहाँ पर दिग जो है वो इस्तेमाल किया गया है आकाश के लिए और अंबर वस्त्र के लिए। अब जो जैन धर्म था उसकी फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। ध्यान रखना है, जैन धर्म की पहली काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में और इसकी अध्यक्षता की थी शतुलभद्र ने। ये हुई थी 300 ईस्वी पूर्व और इसका रिजल्ट था कि इसमें जो पहले के पुराने 14 पूर्वाज थे जो उनकी जगह ले ली थी 12 अंग ने। इसके बाद में दूसरी जैन काउंसिल हुई थी वल्लभी में और इसके चेयरमैन थे देवार्धी। ये हुई थी 521 एडी में और इसके रिजल्ट में फाइनल कंपाइलेशन हुआ था 12 अंग और 12 उपांगों का। तो ये जैन धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे जो आपको पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले हम देखते हैं कि कल का हमारा जो डेली करंट अफेयर का सेशन था उसमें सही जवाब देने वाले कौन कौन है। कल के क्विज में सही जवाब देने वाले हैं अभिषेक जायसवाल, विक्की और मिली। आपने कल के क्विज में एकदम सही आंसर दिया था। अब हम आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द चीफ मिनिस्टर सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध निम्न में से किस धर्म से है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या पारसी। अगला है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। अगला है, किसके साथ एचडीएफसी बैंक ने एक टाई अप की घोषणा की है जिसके माध्यम से उनके ग्राहक चिकित्सा खर्च के लिए 40 लाख रुपए तक के असुरक्षित ऋण का लाभ उठा सकते हैं। अपोलो अस्पताल, प्रैक्टो मोबाइल एप्लीकेशन, केयर अस्पताल या शेल्बी अस्पताल। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म किस खेल से संबंधित ब्रांड है। क्रिकेट से, बैडमिंटन से, चेस से या टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, स्किपिंग सिख के रूप में किसे जाना जाता है। मिल्खा सिंह को, राजेंद्र सिंह हर्जल को, नवाब कपूर सिंह को या फूला सिंह को। अगला क्वेश्चन है, के उषा किस क्षेत्र से संबंधित थी। पॉलिटिक्स, जुडिशरी, सिंगिंग या गेम्स।
तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।